हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस गुंजन ओझा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज छुरा। हमारा आज का टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड इट्स ट्रांसमिशन। इसमें जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। आज का हमारे इस टॉपिक में पहला पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एट प्री साइनेप्टिक इवेंट्स, इवेंट्स एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और एंड प्लेट। और लास्ट में रहेगा ब्लॉकर्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से हम समझते हैं कि ये मसल्स, न्यूरो यानी कि नर्व सेल और मस्कुलर यानी कि मांसपेशी, इन दोनों के बीच का एक साइनेप्टिक कनेक्शन है, जहाँ पर एक मोटर न्यूरॉन की एंडिंग होगी और वो मोटर न्यूरॉन जितने भी फाइबर्स को कनेक्ट करेगा। मोटर न्यूरॉन का जो एंडिंग रहता है, टीलोडेंड्रियन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जितने एक्सॉन टर्मिनल्स, जितने नर्व फाइबर्स को कनेक्ट करेंगे मिलकर के एक मोटर यूनिट बनाएंगे और इस एक मोटर यूनिट को सिंगल एक न्यूरॉन इनर्वेट करेगा। और ये वही एक्शन पोटेंशियल ऊपर से लेकर के आएगा जो कि इसको मिला होगा, जो मैसेज ये लेकर के कैरी कर रहा होगा, एक्सॉन हेलॉक के थ्रू एक्सॉन में ट्रांसमिट किया होगा और फिर एक्सॉन टर्मिनल में ला करके नॉब्स के पास छोड़ा होगा। बस ये वही जंक्शन है जहाँ पर मसल का और नर्व सेल का कनेक्शन होगा और ये मैसेज को कन्वे करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। पहला पार्ट है प्री सिनेप्टिक पार्ट। प्री सिनेप्टिक पार्ट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक मोटर न्यूरॉन है। इस मोटर न्यूरॉन का जो सोमा रहता है, जो सेल बॉडी है, वो वाला पोर्शन या तो ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में लोकलाइज्ड होता है। एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है, वो सोलन हो जाता है। सोलन होकर के बटन जैसी पोजीशन बना लेता है, उसको हम कहते हैं एंड नॉब या फिर बटन टर्मिनॉक्स। बटन्स के ऊपर कुछ सेल्स उपस्थित होते हैं जिन्हें कहते हैं श्वान सेल्स, या फिर स्पेशली इस केस में कहलाता है वो टीलोग्लियल सेल। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं टीलोग्लियल सेल्स, श्वान सेल्स या फिर टीलोग्लियल सेल्स। और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये नर्व को रिपेयर करते हैं, नर्व की रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है, ये जो नॉबी रीजन है, दे आर रिच इन वेसिकल्स हैविंग न्यूरोट्रांसमीटर। उसके अंदर वेसिकल्स में बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। और दूसरी चीज़ जो उसमें रिच है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ उपस्थित होने से ये पता चलता है कि वहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस चल रहा है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएगा भी, ट्रांसपोर्ट भी करेगा और ट्रांसपोर्ट करने के बाद में वेसिकल्स को रिपेयर भी करेगा, रिसाइकलिंग भी करेगा मसल्स वेसिकल्स की। और जो लास्ट जोन है वो कहलाती है एक्टिव जोन। जो लास्ट पोर्शन है प्री सिनेप्टिक रीजन का, ये देखते हैं यहाँ पर, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये निचला जो हिस्सा है, ये कहलाता है एक्टिव जोन। इस एक्टिव जोन में ये जो स्ट्रक्चर्स वेसिकल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, प्लस ये रीजन कैल्शियम गेटेड आयंस के रिच होता है। जो भी कैल्शियम के जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं उसमें रिच होता है और इस जगह पर से ACH रिलीज होता है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम सम अप करें, देखें, तो ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन जो ऊपर से चला आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल लेकर के आ रहा है, ये नॉब में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर इस नॉब के ऊपर यहाँ पर ये कैल्शियम चैनल्स दिखाई दे रहे हैं। कैल्शियम चैनल्स जिस जोन में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं वो पूरा एक्टिव जोन कहलाता है। यहाँ पर वेसिकल्स का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिच है, प्लस यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बहुत सारे मात्रा में होते हैं क्योंकि सिक्रेटरी नेचर का पोर्शन है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर वेसिकल्स के निर्माण करने में सहायता करता है। इस तरीके से ये हुआ हमारा प्री सिनेप्टिक रीजन। नेक्स्ट रीजन आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो छोटा वाला गैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का ये जो छोटा हिस्सा है, ये कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट लगभग 40 से 100 नैनोमीटर की चौड़ाई वाला होता है और ये पूरा कनेक्ट करता है हमारा एंड प्लेट से, या फिर मसल फाइबर के जो लास्ट वाला हिस्सा है उससे कनेक्ट करता है। मसल फाइबर के ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन फाइबर से बनी होती है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी रिच होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ है ये। अब इस क्लेफ्ट में
एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम का एंजाइम भरा होता है। ये एस्टरेज एंजाइम प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होता है और इसका मेन काम होता है कि ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है एसीटेट और कोलिन में, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फैसिलिटेट दिस अरेंजमेंट बिटवीन सिनेप्टिक बटन एंड जंक्शनल फोल्ड ऑफ मसल फाइबर्स। फिर आता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है लास्ट पोर्शन है, एंड प्लेट पोर्शन है, ये क्लेफ्ट के बाद वाला पोर्शन होता है और इसमें जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो कहलाती है सार्कोलेमा। अब ये सार्कोलेमा जो है वो अंदर की तरफ छोटे छोटे फोल्ड्स बना लेती है। दिखाती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में छोटे छोटे एक्सटेंशन है। इसी पोर्शन को एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये बेसल मेम्ब्रेन है। इस बेसल मेम्ब्रेन के बाद में यहाँ पर ये एक्सटेंशन आ गया है सार्कोलेमा में, और इस सार्कोलेमा में आप देख सकते हैं, इस एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं ये जंक्शनल फोल्ड कहलाते हैं एक्सटेंशन वाले हिस्से, और यहाँ पर ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स उपस्थित हैं जो कि सोडियम आयन के मूवमेंट में सहायता करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये प्री सिनेप्टिक वेसिकल में से ACH रिलीज होगा, क्लेफ्ट में आएगा, क्लेफ्ट से आने के बाद इन फोल्ड्स पर या फिर यहाँ सरफेस पर जहाँ पर भी AChR यानी कि रिसेप्टर उपस्थित है उस रिसेप्टर पर जाएगा, अटैच होगा, सोडियम आयन का मूवमेंट करेगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा, और इस तरीके से वो पिछले मैसेजेस को ला करके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। अब यहाँ पर जंक्शनल फोल्ड जो है, जंक्शनल फोल्ड में AChR उपस्थित है, रिसेप्टर उपस्थित है। ये रिसेप्टर लिगेंड गेटेड होता है या फिर केमिकल मीडिएटेड होता है। इसमें कुछ यूनिट्स उपस्थित हैं। उन यूनिट्स में से 2 अल्फा यूनिट है, एक बीटा, एक डेल्टा और एक गामा यूनिट है। इस तरीके से 5 यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा यूनिट होने के कारण से कोई भी एक मॉलिक्यूल 2 ACH के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइनिंग कर सकता है। जंक्शनल फोल्ड लगभग 15 से 40 मिलियन पर मोटर प्लेट उपस्थित होते हैं और इनकी डेंसिटी लगभग 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर होती है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, पोर कॉम्प्लेक्सेस, इनमें जो पोर होता है, जो छेद होता है, वो लगभग 0.8 नैनोमीटर्स का होता है और ये इतना बड़ा होता है कि ये सोडियम और पोटेशियम के आयंस का मूवमेंट बहुत इजीली कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा मेजर फंक्शन होता है कि ये सोडियम आयन के इन्फ्लक्स को अलाउ करता है। जैसे ही सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है वैसे ही ये मैसेज को आगे कन्वे करना स्टार्ट करते हैं, सार्कोलेमा में से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है मैसेज। अभी इसी स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिकल इवेंट देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकली क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ आता है सबसे पहले प्री सिनेप्टिक इवेंट। प्री सिनेप्टिक इवेंट में हम देखेंगे सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल ऊपर से चला आ रहा था एक्सॉन के ऊपर से, वो आ जाता है उसके नॉब रीजन में, और जैसे ही नॉब रीजन में मैसेज आता है वैसे ही वो डीपोलराइज हो जाता है। जब वो डीपोलराइज होता है तो उसमें कैल्शियम आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम आयंस जैसा कि हमने देखा था एक्टिव जोन में उपस्थित हैं। एक्टिव जोन से खूब सारे कैल्शियम आयंस नॉब के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन का मूवमेंट अंदर की तरफ स्टार्ट होता है उसमें से ACH रिलीज हो जाता है, और वो ACH रिलीज होने की प्रक्रिया जो है वो स्नेयर कॉम्प्लेक्स के द्वारा पूर्ण की जाती है। अब स्नेयर कॉम्प्लेक्स क्या है? बेसिकली जो सिनेप्टिक वेसिकल है, जो वो राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक प्रोटीन उपस्थित है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोब्रेविन, जिसे वेसिकुलर एसोसिएटेड प्रोटीन कहा जाता है, VAP इसका शॉर्ट फॉर्म है, वैप प्रोटीन। प्रोटीन जो कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित है उसे कहते हैं सिंटैक्सिन। इसे SB और ST से इजीली याद रख सकते हैं। SB वेसिकुलर प्रोटीन है, ST PSM का यानी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, प्लस SNAP25, ये 2 प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। SNAP25 का फुल फॉर्म है सिनेप्टोसोमल एसोसिएटेड प्रोटीन। तो इस तरीके से 3 प्रोटीन्स, एक हमने देखा वेसिकुलर मेम्ब्रेन का, 2 हमने देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है SB प्लस ST सिनेप्टोब्रेविन प्लस सिंटैक्सिन, SNAP25 और कैल्शियम की प्रेजेंस में स्नेयर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। स्नेयर कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म है सॉल्यूबल का S, नेयर में S का मतलब सॉल्यूबल, नेयर में N का मतलब है NSF, A का मतलब है अटैचमेंट, और RE रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन के रिसेप्टर को, RE। इस तरीके से यहाँ पर स्नेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। स्नेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण इसलिए आवश्यक होता है कि वो डॉकिंग, प्राइमिंग और फिर फ्यूजन
और रिलीज ऑफ न्यूरो में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर हम एक इवेंट दिखा रहे हैं, प्री सिनेप्टिक वॉल्व में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी वहाँ पर नॉब में चेंजेस हो रहे हैं। ये एक वेसिकल है, सिंगल वेसिकल। इस वेसिकल में जो प्रोटीन यहाँ इसकी दीवार में है वो है सिनेप्टोब्रेविन, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित है वो है सिंटैक्सिन, जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। और तीसरा प्रोटीन है SNAP25, जो अगेन एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस तरीके से ये तीनों प्रोटीन कंबाइन होते हैं। कब कंबाइन होंगे? जबकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स कब होगा? जबकि वहाँ पर कैल्शियम को सेंस करने वाला प्रोटीन साइनेप्टोगेमिन उस जगह पर उपस्थित होगा। तो जब जैसे ही पोलराइजेशन ऊपर से, डीपोलराइजेशन का वेव ऊपर से चला आ रहा है, वैसे ही जब नॉब डीपोलराइज्ड हो जाएगी तो डीपोलराइज होते ही उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा। कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होते ही जितने भी प्रोटीन्स यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब कंबाइन करेंगे साइनेप्टोगेमिन प्रोटीन की प्रेजेंस में। तो ये सब जब चेंज होगा तभी होगा जबकि एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके डीपोलराइज करेगा उस पर्टिकुलर रीजन को। अब ये सारे जब कंबाइन होंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिपरिंग का प्रोसेस। जब ये सब प्रोटीन्स कंबाइन हुए, जिपरिंग के बाद ये वेसिकल आप देख सकते हैं पहले थोड़ी दूर पे था, अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट पास में आ गया है। यहाँ पर स्नेयर कॉम्प्लेक्स इसने निर्माण कर लिया है। जब स्नेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया है तब ये न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज कर देगा और रिलीज करने के बाद में धीरे से ये खुद को पीछे खिसका लेगा, जिसे रिसाइकलिंग ऑफ वेसिकल कहा जाता है। और जब ये रिसाइकलिंग करेगा तब ये NSF को रिलीज कर देगा। स्नेयर कॉम्प्लेक्स में हमने N का देखा था फुल फॉर्म कि ये N है और N जो है वो NSF है। इस NSF को रिलीज कर देगा, अलग कर देगा। जैसे ही NSF रिलीज होगा वैसे ही यहाँ पर स्नेयर कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाएगा। सिनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन और SNAP25 सब लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अगला समझते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। यहाँ पर अब ये डायग्राम उल्टा हो गया है थोड़ा सा। अभी तक हम लोग नीचे की तरफ आते हुए देख रहे थे, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये समझिए ये इस तरीके का एक नॉब है, ठीक है। और ये नॉब में यहाँ क्लेफ्ट वाला हिस्सा आएगा। तो अब यहाँ पर नॉब में क्या हो रहा है, हमने देखा था गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी था वहाँ पर। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पर वेसिकल का निर्माण हो रहा है, उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है। अब यहाँ पर इसमें मेन चीज़ समझने वाली है इसके रिसेप्टर्स जो यहाँ पर चिपके हुए हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं वो सब क्या हैं। तो यहाँ पर ये जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो है सिनेप्टोगेमिन। उसके बाद में यहाँ पर पर्पल कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहेंगे RAP3, जो कि एक प्रोटीन है जो कि एसोसिएटेड है सिक्रेटरी वेसिकल से, SV से एसोसिएटेड है। और ये जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है वो है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, इसी का प्रोटीन खुद का SB, सिनेप्टोब्रेविन। अब ये तीन चीज़ें इसके ऊपर उपस्थित हैं, ये चल के जाती हैं आगे की तरफ। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे थे दो प्रोटीन उपस्थित थे, एक तो सिंटैक्सिन था और दूसरा SNAP25 था। जब ये आगे की तरफ जा रहा है तब इसके ऊपर MUNC18 करके एक प्रोटीन होता है। वो MUNC18 इसके रिसेप्टर से, किसके रिसेप्टर से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है RAP3 के रिसेप्टर पे MUNC18 अटैच हो गया है। जब 18 अटैच होगा इसके साथ में तभी ये डॉकिंग आगे बढ़ेगी। अगर ये इसके साथ में अटैच नहीं होता तो बेसिकली MUNC18 का काम होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंटैक्सिन के साथ में रिएक्ट करके और सिंटैक्सिन को बंद कर देता है। कब? जबकि रिएक्शन नहीं हो रही है, जबकि फ्यूजन नहीं हो रहा है। आई रिपीट, जिस समय नॉर्मल कंडीशंस रहती है, जब फ्यूजन नहीं होता है, तब यहाँ का सिंटैक्सिन प्रोटीन MUNC18 के साथ रिएक्ट करके MUNC18 उसके फंक्शन को रोक देता है। किंतु जब वो टीथरिंग का मतलब होता है अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू होना, और टीथरिंग के बाद अगला प्रोसेस होता है डॉकिंग का। तो यहाँ टीथरिंग के दौरान ये MUNC18 जो है वो कनेक्ट करेगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ में, वेसिकल के कॉम्प्लेक्स के साथ में। और जैसे ही MUNC18 वेसिकल के कॉम्प्लेक्स के साथ में RAP3 के साथ में कनेक्ट करेगा, वैसे ही यहाँ पर ये जो सिंटैक्सिन है ये फ्री हो जाएगा और ये सिंटैक्सिन फिर कंबाइन करेगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ में। इस तरीके से यहाँ पर जब ये कंबाइन कर लेता है तो ये यहाँ पर फ्यूज होकर के दिखाता है डॉकिंग का प्रोसेस। और डॉकिंग का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तब रिलीज हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें से बाहर। वही चीज़ यहाँ पर ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं
पूरे वेसिकल के थ्रू, और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दर्शाया जा रहा है। ये जो डार्क वाला स्ट्रक्चर है ये है वेसिकुलर मेम्ब्रेन, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पीएसएम है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन प्रोटीन, साइनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन, यहाँ पर रैप3 जो कि जीटीपी यहाँ पर इससे एसोसिएटेड दिखा रहा है। बेसिकली ये एटीपी सिंथेटेज जैसा काम करता है, जो कि एनएसएफ को रिलीज करने में सहायता करता है। जिस समय यहाँ पर ये डॉकिंग कंप्लीट हो गई है, बाद में ये अलग होगा, जब ये यहाँ पर इसका वापस से रिसाइकलिंग होगा वेसिकल का, जब ये बन के आएगा तो ये एनएसएफ को तोड़ के अलग कर देता है स्नेयर कॉम्प्लेक्स में से, और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत लगती है, वो एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, और उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। ये स्नेयर का कॉम्प्लेक्स जो है टूट जाता है। ये बेसिकली स्नेयर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर। और ये हो गया आपका मंक 18 फ्री हुआ, यहाँ पर स्नैप 25, इनका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, और ये एनएसएफ दिख रहा है यहाँ पर। इस तरीके से सब कंबाइन करके बनाते हैं स्नेयर का कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं इवेंट्स एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या हो रहा है? बेसिकली साइनेप्टिक क्लेफ्ट में केवल एक ही काम होता है, जो एसीएच एसिटाइल कोलिन ऊपर से चल के रिलीज हुआ है जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, वो यहाँ आने के बाद में आगे के चेंजेस करेगा। जैसे ही वो यहाँ रिलीज होगा, ASHR जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उपस्थित है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस करके सोडियम आयन को अंदर की तरफ दौड़ाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और उसके अलावा दूसरा काम क्या होगा, जो कि एंजाइम ACHE एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो प्रेजेंट है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में या फिर सार्कोलेमा में, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में खाली जगह में प्रेजेंट है, वो डिसइंटीग्रेट करेगा एसिटाइल कोलिन को एसीटेट और कोलिन में। एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज प्रेजेंट है जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उपस्थित है। ये कोलिन को रीएब्जॉर्ब करने में सहायता करता है और ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन को एसीटेट और कोलिन में। ये एसीटेट वापस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है, और कोलिन जो है that is reabsorbed by sodium dependent choline transporter, that is symporter, and transported to empty vesicle of presynaptic knob। यहाँ से ट्रांसमिट होकर ये लोग चले जाएंगे प्री सिनेप्टिक नॉब पर। अब वहाँ पर जाकर के जो भी एम्प्टी वेसिकल है, जो खाली वेसिकल हुई जिसका मटेरियल यूज हो गया, वहाँ पर क्लेथरिन नाम का प्रोटीन एक्शन करेगा, और एसीटेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलने के बाद में वहाँ पर जो कोलिन नीचे से गया है ब्रेक डाउन होने के बाद में, एसीटेट कोलिन क्लैथरिन प्रोटीन की प्रेजेंस में एम्प्टी वेसिकल को फिर से फिल करेगा, तो क्लैथरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वेसिकल। अब बन जाएगी, वापस से वेसिकल का निर्माण हो जाएगा, एंड जैसे ही वेसिकल के अंदर ACH जाएगा, उसी तरीके से वेसिकल में से प्रोटॉन निकल करके बाहर आएगा, उसी समय में इन्फ्लक्स ऑफ ACH एंड रिलीज ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से वहाँ पर फिर से वेसिकल का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ ACHR होगा, जैसे वो जो रिसेप्टर चिपके हुए मेम्ब्रेन पर वो एक्टिवेट होंगे, दैट रिजल्ट्स इन सोडियम इनटेक, उससे सोडियम अंदर जाएगा। डीपोलराइजेशन ऑफ एंड प्लेट होगा। मे और मे नॉट एक्टिवेट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, डिपेंड करता है कि एक्शन पोटेंशियल कितना आया है। अगर इनफ आया, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देगा तो वो उस वेव को आगे लेकर के जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड यानी कि -55 मिलीवोल्ट्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो उस पोटेंशियल को आगे नहीं पहुंचा पाएगा। अगर वो पोटेंशियल को आगे पहुंचा देता है, एक्शन पोटेंशियल को, तो वो टी ट्यूब तक ट्रांसफर होगा, जो कि सार्कोलेमा का पार्ट है। यहाँ पर अब क्या नेक्स्ट, ACH मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा बाय ACHE, और ACHR जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये है पोस्ट साइनेप्टिक चेंजेस। अब यहाँ पर जो एक वेसिकल रिलीज हुई थी, उस रिलीज हुई वेसिकल में लगभग 2000 से 10,000 ACH के मॉलिक्यूल्स थे, और खुद वेसिकल्स की संख्या 60 से लेकर 100 तक थी। अब ये ACH जो है स्टिमुलेट करती है मोटर एंड प्लेट और कॉज करती है सोडियम का इन्फ्लक्स, सोडियम का मूवमेंट करती है। एंट्री ऑफ सोडियम टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डेवलप मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन कॉल्ड एज EPP एंड प्लेट पोटेंशियल। तो जब ये अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, उसके कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा मसल्स में, और वो मसल्स का पोटेंशियल कहलाता है EPP। ये पोटेंशियल लगभग -50 मिलीवोल्ट से लेकर के 70 मिलीवोल्ट्स के बीच का होता है।
और ये ग्रेडेड पोटेंशियल होता है, जैसे जैसे आते हुए स्टिमुलस का एम्पलीट्यूड कम होगा वैसे ही वैसे यहाँ पर इफेक्ट आना कम होता जाएगा। दूसरा है मिनी ईपीपी, MEPP कहलाता है। ये है रेस्टिंग कंडीशन के टाइम पर जनरेट होने वाला पोटेंशियल। ऊपर वाला तो जो पोटेंशियल है EPP वो जब डेवलप हो रहा है जब ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ये वाला जब जनरेट हो रहा है व्हेन सेल इज एट रेस्ट, जब रेस्टिंग कंडीशन में, तब एकाध साइनेप्टिकल वेसिकल बर्स्ट होगी। हमने वहां पर देखे थे 60-70 वेसिकल्स, 60 से लेकर 100 तक वेसिकल्स फ्यूज हो रहे थे। यहाँ नॉर्मल केस में जब कोई मैसेज नहीं आ रहा है तब 1 या 2 वेसिकल बर्स्ट होंगी और उसमें से ACH रिलीज होगा। ACH रिलीज होगा तो उस ACH को पकड़ेगा AChR जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उपस्थित है और बहुत ही माइल्ड से डीपोलराइजेशन क्रिएट करेगा। अराउंड 0.1 to 0.4 मिलीवोल्ट बहुत छोटा सा एक पोटेंशियल डेवलप करेगा और यही छोटा सा पोटेंशियल MEPP कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉकर्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसका बोटुलिनम टॉक्सिन रिलीज होता है। वो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है बहुत हार्मफुल होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शंस को रोक देता है, अलग अलग टाइप जो है वो अलग फंक्शन को रोकता है। जैसे सिनेप्टोब्रेविन जो कि वेसिकुलर प्रोटीन है उस पर BDFG टाइप का प्रोटीन एक्शन करेगा, टॉक्सिन काम करेगा और उसकी एक्टिविटी को रोक देगा। सिंटैक्सिन पर C टाइप का काम करेगा, SNAP25 पर A और B टाइप का काम करेगा और इन सब से फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज होता है। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होता है कि ये टर्मिनल रीजन पर पैरालिसिस कॉज करता है, मसल्स को इनएक्टिवेट कर देता है। ये तो हुआ इसका साइड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट। आजकल इस बोटुलिनम टॉक्सिन को इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, इसका बोटुलिनम का BO, टॉक्सिन का टॉक्स, बोटॉक्स। ये बोटॉक्स का छोटा सा बेनिफिट एक आजकल इसको यूज़ करना शुरू किया गया है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है। ये बोटॉक्स का ट्रीटमेंट मसल्स के रिंकल्स को, स्किन के रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये आजकल एक कॉस्मेटिक सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन गया है बोटॉक्स। अगला है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अटैक करने वाले ब्लॉकर्स। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स विदाउट ओपनिंग AChR, मतलब AChR को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें है कुरेर। इट कॉजेज पैरालिसिस एंड अदर इज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो है AChR के फंक्शन को भी चेंज करते हैं, मतलब उसकी भी जो कन्फर्मेशन है उसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल सक्सिनाइल कोलिन। सम अदर आर ACHE इनहिबिटर, यानी कि यहाँ पर एस्टरेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक नियोस्टिग्निन विच ट्रीट्स मायस्थीमिया ग्रेविस। ये एक डिसीज होती है जिसमें मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती है। और अगला है परमानेंट ब्लॉकर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लाइक बेगॉन, जो हम फिलिट वगैरह यूज करते हैं, बेगॉन यूज करते हैं, वो भी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को रोकता है। पोर्स जो कि हमने देखे थे मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स AChR जो देखे थे हमने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, उस पर जो पोर्स हैं, उस पर जो छेद हैं, उनको ब्लॉक करता है अल्फा बंगारोटॉक्सिन। इस तरीके से प्री पर, पोस्ट पर एंजाइम को भी ब्लॉक करने वाला या फिर पोर लेवल पर ब्लॉक करने वाले कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि उनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। ये सब ब्लॉकर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।